एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय क्लासिकल थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से भी। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लासिकल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है, उसके ड्रॉबैक्स राइट डाउन करने हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करनी है आइंस्टीन थ्योरी, जिसे हम क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल सके। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय क्लासिकल थ्योरी। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हम सॉलिड को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे एज एन ऑसिलेटर। किसकी तरह आपको कंसीडर करना है? एज एन ऑसिलेटर। इसका रीजन क्या है? ऑसिलेटर समझते हो ना? ऑसिलेटर्स ऐसी डिवाइसेस होती है जो ऑसिलेशंस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ऑसिलेटर्स ऐसी डिवाइसेस होती है जो ऑसिलेशंस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल हमें सॉलिड्स को किस तरह से कंसीडर करना है? एज एन ऑसिलेटर कंसीडर करना है। क्यों? इसको एक बार समझो। लाइक यदि हम बात करें सॉलिड तो समझते हो ना आप? सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। लाइक हमने यहाँ पे कोई सॉलिड लिया है और सॉलिड में एटम्स इस तरह से बाउंड है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, इसको हीट प्रोवाइड करवाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हीट है, आप हीट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हो, ये 2 टाइप से यूज में आती है। किस तरह से? 2 वेज से यहाँ पे यूज में आती है। फर्स्ट होती है यहाँ पे एनर्जी यू लैटिस। जैसे हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करवाई, एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो ये एनर्जी यहाँ पे 2 टाइप से यूज में आती है। एक है यू लैटिस और सेकंड है यू इलेक्ट्रॉनिक। यू इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों है क्या, एक बार समझो। जैसे आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करवाई, हीट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा? एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे ना। अभी तो सॉलिड है, सॉलिड में एटम्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। जैसे आपने एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई तो ये एटम्स क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस हुए तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। जैसे हीट प्रोवाइड करवाई, लाइक ये एटम डिस्प्लेस हुए, इस तरह से एटम दोनों क्या हो रहे हैं? डिस्प्लेस हो रहे हैं। जैसे ही एटम डिस्प्लेस हुए तो यहाँ पे क्या एक्ट होगा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इस तरह से ये एज एन ऑसिलेटर की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं ना। एटम पहले डिस्प्लेस हुए, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है? एटम्स को इस तरह से वाइब्रेट करवा रहा है, इस तरह से इनको ऑसिलेट करवा रहा है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे सॉलिड्स को किस तरह से कंसीडर करके चलते हो? एज एन ऑसिलेटर कंसीडर करके चलते हो, ठीक है। तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई तो उसे एक तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? यू लैटिस, बिकॉज ये जो एटम्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस होके वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है एक तो कहाँ काम में आ रही है? वाइब्रेशंस में काम में आ रही है, ठीक है। सेकेंड, यू इलेक्ट्रॉन। अब सॉलिड है तो वो तो कंडक्टर भी तो हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है और सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। यदि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर हुआ तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही आप इनको हीट प्रोवाइड कराओगे तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करके कहाँ चल जाएंगे? हायर एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे। तो इस तरह से जो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है वो 2 वेज में खर्च होती है। एक होते हैं वाइब्रेशंस में काम में आती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि सॉलिड कंडक्टर या इंसुलेटर हुआ, ठीक है। बट हम यहाँ केवल बात करते हैं लेटिस एनर्जी की। क्यों? बिकॉज आप ये फिनोमेना पढ़ते हो एट रूम टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। यदि रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती ही नहीं है कि वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाए। तो इस तरह से जो एनर्जी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है वो किस में काम में आती है? वाइब्रेशंस एनर्जी के फॉर्म में काम में आती है, वाइब्रेशंस में काम में आती है।
तो फॉर ए पर्टिकुलर सॉलिड यदि मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो एनर्जी स्पेसिफिक हीट आप यहां पे किस तरह से डिफाइन करोगे? फॉर सॉलिड द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू राइज वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ही यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होगी। ओके, और यदि हम सॉलिड की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट हो सकते हैं, अलोंग वाई डायरेक्शन पे ऑसिलेट हो सकते हैं और अलोंग जेड डायरेक्शन भी ऑसिलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, यदि आप सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हो तो सॉलिड को किस तरह से लेके चलोगे? एज एन ऑसिलेटर लेके चलोगे। व्हाई? बिकॉज जैसे एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस हुए, डिस्प्लेसमेंट की जस्ट प्रिपोर्शनल कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही एटम्स यहाँ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हुए तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा और रिस्टोरिंग फोर्स होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ऑसिलेटर की तरह इसको कंसिडर करके चलते हैं। और एनर्जी 2 टाइप से ये यूज में लेते हैं। वन इज यू लेटिस एंड सेकेंड इज यू इलेक्ट्रॉन। यू इलेक्ट्रॉन हमें कंसिडर नहीं करना है। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? सेकंड कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे क्लासिकल में इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। एनर्जी जो यहाँ पे होगी हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? बाय इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। ठीक है, एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज टोटल एनर्जी। यदि मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी की बात करूँ तो वो क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हो एज एन ऑसिलेटर या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी एज वेल एज वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन के अंदर भी ऑसिलेट करेंगे, वाई डायरेक्शन के अंदर भी ऑसिलेट करेंगे और जेड डायरेक्शन के अंदर भी ऑसिलेट करने के लिए वो फ्री है। दैट्स व्हाई यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए। तो इसके बाद हम नॉर्मल छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा थ्योरी आप स्टार्टिंग की लिख लो कि आपको एग्जाम में थ्योरी किस तरह से राइट डाउन करनी है, स्टार्टिंग किस तरह से करनी है इस डेरिवेशन की। देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किस तरह से की है, जैसा हमने अभी एक्सप्लेन किया है, जैसा हमने समझा है, सेम वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है। In classical theory, solid can be imagined as an oscillator. हमने यहाँ पे किस तरह से इमेजिन किया है सॉलिड्स को? एज एन ऑसिलेटर इमेजिन किया है। When heat provided to solid, each molecule is displaced from its equilibrium condition. आप ये डायग्राम भी बना सकते हो कि लाइक ये सॉलिड है, इनके बीच में बॉन्ड है, जैसे आप इसके अंदर हीट प्रोवाइड करवाते हो तो ये क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे, ये मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे और जैसे ही डिस्प्लेस हुए तो यहाँ पे क्या इस डायरेक्शन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, एंड लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट एंड इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसके अबाउट ये क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। समझ आया आपको? Okay, so here specific heat at constant volume is defined by the energy is required to increase the vibrations energy of solid. यहाँ पे आप स्पेसिफिक हीट को किस तरह से डिफाइन करोगे? फॉर सॉलिड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नॉर्मल में हम सॉलिड नॉर्मल में यदि हम सॉलिड की ना बात करें, केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पे हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज या राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। वहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट को इस तरह से डिफाइन किया था। बट अकॉर्डिंग टू सॉलिड आप यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनेगी? जस्ट सिंपल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। वाई? बिकॉज जो एनर्जी है वो किस में खर्च हो रही है? वाइब्रेशंस में ही खर्च हो रही है। अब इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे जो एनर्जी हम प्रोवाइड करवाते हैं वो 2 वेज से खर्च होती है, या ये 2 वे से यूज में लेते हैं। वन इज वाइब्रेशन एंड सेकेंड इज यू इलेक्ट्रॉनिक्स। और यू इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे 0 लेके चलते हैं बिकॉज एट रूम टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेड नहीं होंगे, तो टोटल एनर्जी ओनली यहाँ पे यू लैटिस ही होगी। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये मेंशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, बट इट्स सफिशिएंट कि आप सॉलिड को ऑसिलेटर लेके चल रहे हो। क्यों लेके चल रहे हो ये पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, इसमें एक चीज भी मेंशन कर लो, एंड molecules have 3 degree of freedom.
ओके, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑसिलेट कर सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन एंड अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, सो डेरिवेशन शुरू करें। नॉर्मल बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ पे हम इसको किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, एज एन ऑसिलेटर, एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी, 4 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है क्या? जस्ट सिंपल हमने सॉलिड को ऑसिलेटर कंसिडर किया है, तो वहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इरेज कर दो ऊपर का। अब देखो, अब हम अप्लाई करते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब बताओ, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ एनर्जी अलोंग एक्स डायरेक्शन EX है। ठीक है, इक्विपार्टीशन थ्योरम आपको अप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड कितनी एनर्जी होती है, हाफ kT। तो काइनेटिक एनर्जी का कितना लेके चलोगे, हाफ kT, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पे आप कितना लेके चलोगे, हाफ kT। इट मीन अलोंग एक्स डायरेक्शन आपके पास मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी आ रही है, kT। सिमिलरली लिख लो यहाँ पे EY कितना आएगा, kT। ओके, एंड सिमिलरली EZ कितना आएगा यहाँ पे, kT। वाई, बिकॉज अगेन वाई डायरेक्शन में भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जेड डायरेक्शन के अंदर भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वहां पे वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपके पास EX की कितनी आ रही है, kT, EY कितना आ रहा है, kT, और EZ कितना आ रहा है, kT। ठीक है, इफ दे आर टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफ देयर आर total capital and number of molecules, ठीक है, then total energy will be बताओ। अब यदि कैपिटल एन है और टोटल एनर्जी विल बी, तीनों डायरेक्शन की यदि हम बात करें, देखो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो इसमें कि एक डायरेक्शन के लिए हमने बता दिया kT एनर्जी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो क्या करोगे, kT मल्टीपल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 kT आपके पास टोटल एनर्जी आ रही है। और इस तरह से इंडिविजुअल भी आप बताना चाह रहे हो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग ये होगी, वाई डायरेक्शन के अलोंग ये होगी, जेड डायरेक्शन के अलोंग ये होगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इफ दे आर टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन द टोटल एनर्जी विल बी, आप उसको डिफाइन कर रहे हो यू से, और हम इसको लिख रहे हैं यू लैटिस। ठीक है, कितनी होगी, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग है, तो kT प्लस kT कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 kT। तो ये रहा आपका यू लेटिस, कितना आ रहा है, 3 and kT। ठीक है, इसको हम अनदर फॉर्म में लिखना चाहे तो 1 मोल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। तो यहां से कैपिटल एन कितना आ रहा है, एन कैपिटल एन है। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, 3 स्मॉल एन कैपिटल एन, ए के और टी, और आप इन दोनों कंबाइंड करें तो इस कंबाइंड कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन किसका, इंटरनल एनर्जी का, या टोटल एनर्जी जो वाइब्रेशन के अंदर काम में आती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, यदि हम पर मोल निकाले तो क्या करें, 3nRT, इसको n से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी पर मोल आपके पास कितना आ रहा है, 3RT। कोई डाउट नहीं है? तो CV अब आप बताओ, CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, डेल U नॉट अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कर दो इसका, T के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, T का T के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, इट मीन कितना आ रहा है, 3R। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी आपके पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है वो कितना आ रहा है, 3R, एंड दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। समझ आया, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। और इस क्लासिकल थ्योरी का स्टडी किया था डुलंग और पैटिट ने, दैट्स व्हाई आप इस थ्योरी को डुलंग पैटिट थ्योरी भी बोलते हो।
क्लासिकल थ्योरी को ही डुलंग-पेटिट थ्योरी भी हम बोलते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, नोटिस करना, रिजल्ट कितना आ रहा है 3R, और 3R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, बट जैसे ही ग्राफिकल स्टडी किया गया, ग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर का और सीवी का वेरिएशन अलग ग्राफ आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को शो कर रहा है, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 3R। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी को शो ही नहीं कर रहा। एट लो टेम्परेचर भी 3R है, हाई टेम्परेचर भी 3R है, और मिड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी क्या है 3R। तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा। ओके, तो एक बार इसका ग्राफ भी देख लो कि ग्राफ किस तरह से कैलकुलेट होकर आता है। पहले इसको लिख लो, जस्ट सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा था हमने कि जो सॉलिड है क्लासिकल में एज एन ऑसिलेटर कंसीडर करना है। ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। एक्स डायरेक्शन के अलोंग हम टोटल एनर्जी की बात करें तो कितनी है kT, ठीक है। तो यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग निकालना चाहे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 3 मल्टीपल kT, इट मीन 3 kT। टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ मोल के अंदर इसको इसकी फॉर्मेशन को लिखा है, उसके बाद हमने इसको आर में कन्वर्ट किया, उसके बाद पर मोल हमने इंटरनल एनर्जी निकाली, उसके बाद सीवी निकाला, कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी को तो क्लासिकल थ्योरी शो ही नहीं कर रहा, बट एक्सपेरिमेंटली और रिजल्ट देखे गए तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी किस तरह से शो हो रही है। एक बार देख लो कि किस तरह से ग्राफ बनता है। ये लिख लो आप, मैं यही बना देती हूँ, सीवी और टेम्परेचर टी जिसे हम केल्विन में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे केल्विन पे ले लिया है, दिस इज 0, यहाँ पे रूम टेम्परेचर बता दो, ओके, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर बता दो, ठीक है। हाई टेम्परेचर हमने बता दिया और टेम्परेचर इस तरह से हमने एक्स डायरेक्शन के अलोंग बताया है और वाई डायरेक्शन के अलोंग हमने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया है। तो एट रूम टेम्परेचर यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डुलंग-पेटिट लॉ कितना आ रहा है 3R, कितना आ रहा है 3R विच इज कांस्टेंट, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल या फिर डुलंग-पेटिट लॉ, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ बनता है एक बार देखना, एक्सपेरिमेंटली आपके पास आता है 0 पे 0 और इस तरह से एट रूम टेम्परेचर ये वैल्यू फिर इस तरह से इंक्रीज होती है। ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर कितना आता है 3R और 0 डिग्री पे 0 आती है स्पेसिफिक हीट, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से दिस इज एक्सपेरिमेंटल कर्व, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कर्व। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। तो यहां पे अगेन क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई ना, क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। क्लासिकल थ्योरी फेल होने की वजह से इसके ड्रॉबैक्स को रिमूव किया आइंस्टीन ने 1907 में बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट। जिस तरह से हम डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए यूज में ले रहे थे कि वहां पे वाइब्रेशन एनर्जी क्या डिफाइन की थी आइंस्टीन ने, n+12 और बोला था कि जो वाइब्रेशन और रोटेशंस है वो इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशंस की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। वहां पे एनर्जी वाइब्रेशंस और रोटेशन कंटिन्यूअस नहीं होती, उनकी कोई डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, और उन्होंने यू वाइब्रेशन और यू रोटेशन की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज डिफाइन की थी बाय फॉर्मूलाज। तो सिमिलरली इन ड्रॉबैक्स को दूर किया किसने, नेक्स्ट आती है इसके बाद आइंस्टीन थ्योरी। और आइंस्टीन ने क्या बताया कि आइंस्टीन ने सबसे पहले ये बताया कि आप अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हो, वाइब्रेशन के लिए इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, बट ये करेक्ट नहीं है। वाइब्रेशन एनर्जी इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम जहां अप्लाई होती है उनकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, वहां पे वाइब्रेशन एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, उनकी पर्टिकुलर कोई डिस्क्रीट वैल्यू होती है, उससे हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं, उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय क्वांटम थ्योरी या फिर आइंस्टीन थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टीन थ्योरी का डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ड्रॉबैक समझ आए कि ड्रॉबैक क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की टेम्परेचर डिपेंडेंसी को शो नहीं कर पाए, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3R, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ आता है 0 केल्विन पे 0 वैल्यू आती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। बेसिकली ये मैं आपको बता ही देती हूँ, स्पेसिफिक हीट एक्सपेरिमेंटली फॉलो करता है टी क्यूब लॉ को। किसको फॉलो करता है, टी क्यूब लॉ को अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल। इट मीन टी टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज होता है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है, ठीक है।